शास्त्री नैयर की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, मैं कहता था ना तुमसे, जितना सीधा साधा तुम लोग मुझे समझते हो मैं उतना बिल्कुल नहीं। ये कहानी शुरू होती है साल 1963 से, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में लाल बहादुर शास्त्री की कामराज प्लान के तहत दोबारा वापसी होती है। और अब देश की राजनीति में वो दौर आ चुका था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक वारिस की चर्चाएं होने लगी थी। देश के अखबारों में संपादकीय छपने लगी थी, हु आफ्टर नेहरू। बतौर वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर शास्त्री से ही पूछ लेते हैं, आप तो पंडित जी के इतने करीब हैं, क्या लगता है पंडित जी के दिल में वारिस को लेकर क्या चल रहा है? शास्त्री नैयर की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, पंडित जी के दिल में तो बेटी है, मगर ये इतना आसान नहीं होने वाला है। नैयर मुस्कुराते हैं और शास्त्री का हाथ पकड़कर कहते हैं, मगर आप तो नेहरू जी के इतने परम भक्त हैं, आप तो खुद ही इंदिरा जी का नाम आगे कर देंगे। शास्त्री नैयर की आंखों में आंखें डालते हैं और कहते हैं, ये आप लोग जितना साधु संत सीधा साधा मुझे समझते हैं ना, इतना मैं हूं नहीं। नैयर शास्त्री के इस नए अवतार को देखकर अचरज में पड़े होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता कैलेंडर के पन्ने फड़फड़ाते हैं, चंद महीने गुजरते हैं और एक दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक पत्रकार साक्षात्कार लेते वक्त सीधे पूछ ही लेता है, आपका वारिस कौन होगा? नेहरू ठहाका मार के हंसते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो, इतनी जल्दी मैं मरने वाला नहीं हूं। मगर नियति का चक्र था कि इसी साक्षात्कार के महज 7 दिनों के बाद आकस्मिक हृदयाघात के चलते पंडित जवाहरलाल नेहरू हम सबको छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन देश दुनिया के अखबारों की सुर्खियां बनती हैं, द लाइट हैज गॉन, सूरज जा चुका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस आकस्मिक निधन के बाद देश में शोक का सन्नाटा पसरा था, मगर दिल्ली के सियासी गलियारों में गहमा गहमी का माहौल था। यह गहमा गहमी एक सवाल का जवाब जानने के लिए थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद देश की गद्दी कौन संभालेगा। रस्साकस्सी का दौर चलता है, सियासी दांव पेच के चौसर बिछते हैं, मगर इस सियासी चौसर के पासे का हर अंक लाल बहादुर शास्त्री का जयघोष कर रहा था। और देखते ही देखते कांग्रेस के तमाम घाघ नेताओं को धता बताते हुए लाल बहादुर शास्त्री का नाम ताजपोशी के लिए सुनिश्चित हो जाता है। मगर तभी शास्त्री की राह में वो सबसे बड़ी बाधा आती है, बाधा इंदिरा गांधी। वो दौर ऐसा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो भी सरकार बनती उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सहमति आवश्यक थी, जिस सहमति का प्रमाण पत्र वो जनता को दिखा सकता था, क्योंकि जनता पंडित जी को इतना मानती थी कि वो चाहती थी कि आने वाली सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छा अनुसार ही बने। अब आप सोचेंगे नेहरू जी का तो निधन ही हो चुका था, तो नेहरू जी का सहमति प्रमाण पत्र कहां से लाया जा सकता था? ना, नेहरू जी का सहमति प्रमाण पत्र उनकी अपनी सुपुत्री इंदिरा गांधी थी। जब तक इंदिरा का साथ किसी भी सरकार को ना मिलता तब तक जनता उस सरकार को स्वीकार कर ही नहीं सकती थी। यह सबसे बड़ा पेच था, क्योंकि इंदिरा गांधी शास्त्री को कतई नहीं पसंद करती थी। इसलिए नहीं कि उन्हें शास्त्री से कोई व्यक्तिगत चिढ़ थी, बस इसलिए कि उन्हें लगता था कि कल तक ये आदमी मेरे पापा का असिस्टेंट था, मेरे पापा की जी हुजूरी किया करता था और आज मैं इसकी जी हुजूरी करूंगी, ये नहीं चलेगा। तो वो एक अहम का मामला था, एक अहम का टकराव था, जिसके चलते इंदिरा शास्त्री को प्रधानमंत्री के पद पर बैठा नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए शास्त्री की कैबिनेट में नहीं शामिल होना चाहती थी। के कामराज शास्त्री से मुलाकात करते हैं और शास्त्री से इस दुविधा का इजहार करते हैं। शास्त्री के कामराज से मुस्कुराते हुए कहते हैं, बस इतनी सी बात, ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। दोपहर का वक्त था। लाल बहादुर शास्त्री कुलदीप नैयर जी को साथ लिए हुए ही सदन के गलियारों से इंदिरा के दफ्तर की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक नजर आता है सामने से इंदिरा गांधी तेज चाल से शास्त्री की ओर आ रही हैं। सदन में दोनों का आमना सामना होता है, दोनों मुस्कुराते हैं और फिर अभिनंदन करते हुए शास्त्री इंदिरा से कहते हैं, वैसे इंदिरा जी, आपको एक बात की सूचना देनी थी। वो आप तो हमारी कैबिनेट में आने को राजी नहीं हो रही थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को तो हम अपनी कैबिनेट में रखेंगे ना। तो हमने विजय लक्ष्मी जी से बात कर ली है और वो राजी हो चुकी हैं, तो बस यही सूचना आपको देनी थी।
ऐसा कहते हुए झट से शास्त्री इंदिरा के बगल से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद कुलदीप नैयर शास्त्री से कहते हैं, वैसे शास्त्री जी, आपने इंदिरा के साथ ऐसा क्यों किया? आपकी तो विजया लक्ष्मी जी से अब तक कोई भी बात नहीं हुई है। शास्त्री नैयर की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, मैं कहता था ना तुमसे, जितना सीधा साधा तुम लोग मुझे समझते हो, मैं उतना बिल्कुल नहीं हूं। दरअसल शास्त्री नेहरू के पारिवारिक संबंधों से पूरी तरह से वाकिफ थे। उन्हें मालूम था इंदिरा अपनी बुआ विजया लक्ष्मी पंडित से बेइंतहा चिढ़ती हैं, और अगर उन्हें इल्हाम होगा कि विजया लक्ष्मी पंडित सरकार की बतौर हिस्सेदार काबीना मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाली हैं, तो वो हर संभव प्रबंध करेंगी जिससे विजया लक्ष्मी पंडित सरकार के हिस्सेदार ना बनने पाए। फिर चाहे इसके लिए उन्हें सरकार के हिस्सेदार के तौर पर शपथ लेनी पड़े तो वो भी करेंगी। और शास्त्री का अंदेशा बिल्कुल सटीक साबित हुआ जब शाम होते होते इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री से मुखातिब होकर उनकी कैबिनेट में शामिल होने के लिए अपनी मंजूरी दे देती हैं। और इंदिरा के हरी झंडी दिखाते ही पंडित लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। शपथ इंदिरा भी लेती हैं बतौर दूर संचार मंत्री, यानी चित भी शास्त्री की और पट भी शास्त्री की। उम्मीद करता हूं शास्त्री के ऐसे अवतार से तो आज तक वाकिफ नहीं होंगे आप। निदा फाजली का शेर है, एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जब भी मिलिएगा जरा गौर से देखिएगा।